नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी का बेहद ही लोकप्रिय कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक। उत्तर प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव में मिली हार की जवाबदेही तय करना चाहती है। इसी कोशिश में बीजेपी सरकार में जातीय समीकरण साधने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार के चर्चे भी होने लगे हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन असल में बात यह हो रही है कि बीजेपी की प्रदेश इकाई में योगी खेमा और केशव प्रसाद मौर्य खेमा बन चुका है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की टिप्पणियों को योगी से नाराजगी का ही संकेत माना जा रहा है। उन्होंने कहा है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी ने कहा था कि यूपी में हार का कारण असल में अति आत्मविश्वास रहा है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि यूपी में बीजेपी सरकार कमजोर पड़ चुकी है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी में असल लड़ाई जो है वो ये कारण है कि योगी का कद बढ़ रहा है और ये आला कमान को पसंद नहीं आ रहा है। लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा मात्र एक बहाना है। आज की स्ट्रेट टॉक इन्हीं सियासी टिप्पणियों और अटकलों के साथ स्वागत है आप सभी दर्शकों का। तो क्या सीएम योगी की जो कुर्सी है उत्तर प्रदेश में वो खतरे में है? और कुछ सवाल और हैं जो हम चाहते हैं कि इन सवालों पर आज के स्ट्रेट टॉक में बातचीत हो, समझने की कोशिश की जाए कि ये जो खबरें हैं ये क्या दर्शाती हैं। बीजेपी क्या प्रदेश में अपने लीडरशिप को बदलने की तैयारी में है? ये सवाल हैं आज के कि सीएम योगी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच अनबन की ये खबरें यूपी की सियासत में क्या आने वाले किसी बड़े बदलाव का संकेत जैसा है? दिल्ली में मौर्य की पार्टी लीडरशिप से मुलाकात, इसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए? बीजेपी लीडरशिप पार्टी में फूट पर क्या एक्शन ले सकती है? क्या सीएम बदला जाएगा? क्या डिप्टी सीएम बदला जाएगा? क्या मंत्रिमंडल में विस्तार होगा? नए चेहरे लाए जाएंगे? कुछ चेहरों को हटाया जाएगा? लोकसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी में फूट क्या उभर कर सामने आ गई है? ये सब क्या दर्शाता है? आइए इन्हीं सब सवालों को समझने की कवायद में अपने पैनलिस्ट का स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी उत्तर प्रदेश लखनऊ से जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार ईशान त्यागी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और कीर्ति निधि पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और कुछ देर में कोशिश करेंगे कि चेतन मोहन जोशी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी कार्यक्रम के साथ जुड़ सके। शुरुआत मैं कीर्ति निधि आपसे करना चाहती हूँ। अखिलेश जी ने कहा है कि बीजेपी सरकार कमजोर पड़ चुकी है क्योंकि किस्सा कुर्सी का है। क्या विपक्ष यहाँ पर देख पा रही है कि चुनावी हार का जो ठीकरा है, क्या सीएम योगी के प्रशासन में कमियां रही या फिर जो ब्रांड मोदी उसकी चमक फीकी पड़ती नजर आई, इसी वजह से हार हुई और विपक्ष इससे गदगद है? नेहा जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के दौरान पीडी की रणनीति काम आई जी, और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इंडिया ब्लॉक जी पूरी मजबूती के साथ 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ा जी और 43 सीटों पर इंडिया ब्लॉक विजय हासिल किया जी। अब सवाल यह है कि हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फूटेगा कि हार का ठीकरा भूपेंद्र चौधरी पर फूटेगा? लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि अगर हार हुई है तो उस मोदी की गारंटी की हार हुई जी। भारतीय जनता पार्टी को तो कोई गारंटी थी नहीं, गारंटी थी मोदी जी, और मोदी की गारंटी को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है। और लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा, जहां अयोध्या विधानसभा आती है, जहां भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बना, अगर वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा और इंडिया ब्लॉक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश पासी को चुनाव जिताया जी, तो लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद देश के अंदर कई राज्यों में 13 विधानसभा के उपचुनाव हुए और 13 विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम आया। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण रहा जी, वो उत्तराखंड के बद्री विशाल के दरबार में भी इंडिया ब्लॉक ने विजय हासिल किया, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने विजय जी। भगवान का संदेश लगातार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा कि किसानों के खिलाफ, नौजवानों के खिलाफ, कीर्ति जी, भगवान का संदेश या जनता का संदेश? जी, देखिए भगवान का आशीर्वाद इंडिया ब्लॉक के साथ जी, तो भगवान का आशीर्वाद तो है, बाबा बद्री विशाल का आशीर्वाद है,
जी भगवान राम का आशीर्वाद है हमारे साथ और हमारे उम्मीदवार जीते हैं दोनों सीटों पर। जी तो भगवान का भी आशीर्वाद है और जनता को कहा गया, देखिए नेहा जी, जनता को कहा गया जनता जनार्दन है, जी जनता ही भगवान है जी और उसका आशीर्वाद इंडिया ब्लॉक को मिला है और वहां मिला जहां धर्म की नगरी कही गई है। अयोध्या हो, बद्री विशाल जी का हो, चित्रकूट हो, जी संगम हो, रामटेक हो, इन तमाम जगहों पर जहां राम शब्द जुड़ा, जहां भगवान बद्री विशाल हो, उन सब जगहों पे इंडिया ब्लॉक के लोगों ने जीत दर्ज की। जी अब सवाल है कि योगी आदित्यनाथ तो जिम्मेदार हैं या केशव मौर्य जी जो बगौती तेवर अपनाए हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा इंडिया अलायंस या समाजवादी पार्टी के गठबंधन में पल्लवी पटेल जी ने केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा के चुनाव में शिकस्त किया। जी जो व्यक्ति विधानसभा का चुनाव हार गया वो मुख्यमंत्री बनने का मुंगेरीलाल के हसीन सपने देख रहा। जी और जिस तरीके से मैं तो कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार बनाइए चाहे भूपेंद्र चौधरी को, मैं कह रहा हूं इस सब हार के लिए मोदी की गारंटी जिम्मेदार है। मोदी जिम्मेदार, उत्तर प्रदेश में भी हार के लिए मोदी जिम्मेदार है, नड्डा साहब जिम्मेदार है। ठीक है इन्हीं लोगों के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ जी। और जिम्मेदार मोदी जी है और नड्डा साहब है। तो कीर्ति जी, समाजवादी कार्रवाई पार्टी के ने खिलाफ कहा है बोलती कि है। बीजेपी सरकार कमजोर पड़ गई है। आप कह रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो जिम्मेदार है। देखिए बीजेपी सरकार इसलिए कमजोर है, जी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो बात कही है, कमजोर इसलिए है कि अभी तो मोदी जी की सरकार बन गई दिल्ली में। जी अगर नहीं बनती, बनने के बाद हालात ये हैं कि संजीव बालियान के खिलाफ संगीत सोम खड़े हैं और कह रहे हैं कि साहब ऑस्ट्रेलिया में भी जमीन खरीदी गई खेती की, भ्रष्टाचार हुआ, लूट हुआ। जी। और मोतीलाल सिंह ने क्या कहा, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री ने क्या कहा 42 साल के इस राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार मैंने नहीं देखा। ठीक है ठीक और है इनके विधान परिषद के सदस्य ने क्या कहा, देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने, जो गोरखपुर और फैजाबाद और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के व्यक्ति जी। हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कहा स्मार्टफोन के खरीद में घोटाला और मुख्यमंत्री के कार्यालय में जो आईएएस अफसर हैं वो विधायकों को मंजूर कर रहे हैं कि आईएएस अफसरों के पैर छुए। जी। लोकतंत्र में इससे बुरी स्थिति कुछ नहीं हो सकती। तो सरकार का घमंड की भी बात कर रहे हैं बजाय आप जी, सरकार में करप्शन की भी बात कर रहे हैं। सभा के प्रवक्ता हमारे साथ ईशान जी भी जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, और मुकुल जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और इसी बीच कोशिश हमारी है कि चेतन मोहन जोशी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी जुड़े। ईशान जी, कांग्रेस इस पूरे मसले को किस तरह से देखती है? क्या प्रदेश में बीजेपी सरकार कमजोर पड़ गई? अखिलेश यादव का स्टेटमेंट और उसके बाद जो कीर्ति निधि ने बात यहाँ पर रखी है कि केशव प्रसाद मौर्य अब बागी हो चुके हैं, कमजोर हो गई है सरकार, कांग्रेस भी यही टिप्पणी करेगी? नेहा जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार मेरा जी। देखिए, कीर्ति जी की बात को आगे बढ़ाते हुए जो इसमें उन्होंने ये कहा कि जीत का सहरा बांधने तो सभी आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, और सबसे प्रथम जीत का सहरा बांधने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं जहां भी कहीं जीत होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब हार हो जाती है और इतने बड़े स्केल पे हार हो जाती है तो हार का ठीकरा किसके सर पे फोड़ा जाए, ये सारी कवायद उसी के लिए हो रही है इस समय उत्तर प्रदेश में। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ है, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है, और सबसे बड़ा फेलियर कहीं भारतीय जनता पार्टी का अगर रहा है और सबसे बड़ी हार कहीं हुई है तो वो उत्तर प्रदेश में ही हुई है, जिसके सबसे महत्वपूर्ण 2 संकेत हैं, जिसमें से एक का जिक्र अभी कीर्ति जी ने किया, अयोध्या की सीट, और एक का जिक्र मैं और कर देता हूं, वो बनारस की सीट है, काशी विश्वनाथ जी की सीट। वहां पे क्या हुआ है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ 1.5 लाख के मार्जिन से जीते हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी से केवल मेरे ख्याल से 1.5 लाख के मार्जिन से ही वो जीते हैं। और सिर्फ उन्होंने, अजय राय जी ने, हाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 घंटा प्रधानमंत्री जी वहां पीछे थे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आइए दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में जो उत्तर प्रदेश की इस समय स्थिति है वो इस समय सांप और छछूंदर वाली स्थिति हो गई सभी नेताओं की। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि विधायक योगी जी के सर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि संगठन सरकार से बड़ा होता है मीटिंग में,
तो संगठन तो सरकार से बड़ा होता ही है, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी उतना ही लागू होता है जितना बीजेपी के लिए होता है, उतना ही समाजवादी पार्टी के लिए होता है और उतना ही अन्य दलों के लिए भी होता है। तो उनका मैसेज इसमें ये है, सीधा सीधा मैसेज वो आदरणीय योगी जी को दे रहे हैं कि जब मैं 2017 में मैं संगठन का सरदार था, मेरे नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, लेकिन आपको इंपोर्ट करके दिल्ली से वहां पे आपको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो सीधा सीधा संदेश उनको वो दे रहे हैं। योगी जी क्या कह रहे हैं? योगी जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और कार्यकर्ताओं में अति आत्मविश्वास था, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस था। वो ओवर कॉन्फिडेंस क्यों था? उसका संकेत वो किसको दे रहे हैं? वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं कि मेरे हिसाब से आपने सीटें नहीं दी। अमित शाह जी की जितनी भी कैंडिडेट्स थे, जितनी भी लिस्ट आई थी, वो अमित शाह जी के हिसाब से कैंडिडेट्स थी। मेरे हिसाब से आपने कैंडिडेट नहीं दिए और आपका जो 400 पार वाला नारा था वो फेल रहा। और कहीं ना कहीं जो मोदी की गारंटी पे पूरे देश में चुनाव लड़ा गया था, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया था, वो कहीं ना कहीं फेल रहा। अब इन्हीं के एक साथी का जिक्र किया कीर्ति जी ने, मोती सिंह जी, बड़े वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने ही बोला कि 42 साल के मेरे जीवन में, राजनीतिक जीवन में, मैंने इससे ज्यादा भ्रष्ट सरकार, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार प्रशासन में आज तक नहीं देखा। इन्हीं के विधायक हैं रमेश मिश्रा जी, उनका बयान आया, सिटिंग विधायक है, उनका बयान आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो स्थिति है इस समय वो ठीक नहीं है, और अगर कोई कड़े फैसले नहीं लिए गए केंद्र के द्वारा उत्तर प्रदेश में, तो 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी वहां पे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सुब्रत पाठक जी इन्हीं के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अधिकारी जो है प्रशासन में वो योगी आदित्यनाथ जी के नहीं है, बाबा के नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के अधिकारी हैं और बीएसपी के अधिकारी हैं। अनुप्रिया पटेल जी इनकी साथी हैं, वो चिट्ठी लिखती हैं, वो इस चिट्ठी में जिक्र करती हैं कि नौकरियां जो हैं उसमें एससी, एसटी और ओबीसी का जो आरक्षण है उस हिसाब से नौकरियां नहीं दी जा रही हैं। संजय निषाद जी हैं, इन्हीं के नेता हैं, इन्हीं के साथी हैं, वो भी यही कह रहे हैं। यानी ईशान जी, ये तमाम मतभेद जितने सामने आए हैं, ये इशारा है कि कहीं ना कहीं जो है योगी सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो भीतर खाते ही हो रही है, ना कि बाहरी विपक्ष का ये काम जो होना चाहिए था वो दिख रहा है। ईशान जी। नेहा जी, जब चुनाव हमने लड़ा इंडिया गठबंधन में, आप चाहे राहुल जी की यात्रा ले लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा या भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसके बाद जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, एक सिनर्जी में हमने चुनाव लड़ा, तो हमने बेरोजगारी के मुद्दे उत्तर प्रदेश में उठाए, हमने महिलाओं के विरुद्ध होते हुए रेप के मुद्दे उत्तर प्रदेश में उठाए, हमने उत्तर प्रदेश में बढ़ती महंगाई के मुद्दे उठाए, हमने उत्तर प्रदेश में किसानों के मुद्दे उठाए। तो यही सब जो मुद्दे हैं, इन्होंने हमको जीत दर्ज करवाई और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे गई उस पे। अब वो रस्साकशी आप कर लीजिए कि मोदी जी की वजह से हुआ या योगी जी की वजह से हुआ, और उत्तर प्रदेश में एक सच्चाई और है इस समय नेहा जी। और वो सच्चाई ये है, आप बच्चे से पूछेंगे, आप उत्तर प्रदेश के आम जनमानस से पूछेंगे, तो वो आपको बता देगा कि इस समय योगी जी में और अमित शाह जी में तलवारें खिंची हुई हैं, और इस कदर खिंची हुई हैं कि दोनों ही डिप्टी सीएम, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी हो और ब्रिजेश पाठक जी हो, अपने नाम के आगे से, अपने पद के आगे से वो डिप्टी शब्द हटा देना चाहते हैं, और वो दोनों ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दावेदार अपने आप को देखते हैं। लेकिन यही बात है कि अगर ये बगावती तेवर है तो वो किसकी शाह पे या फिर किसके संरक्षण पर ये है। हमारे साथ मुकुल जी भी जुड़े हुए हैं और कोशिश करते हैं कि बीजेपी की प्रवक्ता, जो कि अब विलंब हो रहा है लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि वो इस चर्चा का जो है इसमें भागीदार बने। मुकुल जी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी समझेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में ये हो क्या रहा है। जो पहले कल तक अटकलों का बाजार था, ये कहीं ना कहीं अब पुष्ट हो चुका है कि मतभेद तो हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जो कि बागी हो चुके हैं, उन्होंने बार बार ये अपने तेवर के जरिए दर्शा दिया है कि वो सीएम योगी के नेतृत्व में प्रदेश की सरकार में बने रहने के इच्छुक नहीं है, वो बड़े बदलाव के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। और क्या बातें हुई, ये कोई आधिकारिक बयान सामने तो नहीं आया, लेकिन इस बात के पूरे संकेत हैं कि कोई बड़ा परिवर्तन या तो संगठन में या फिर सरकार में जरूर होने वाला है। और हम चलेंगे सीधे वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी जी के पास, और इस बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता चेतन मोहन जोशी जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं जोशी जी। लेकिन मुकुल जी से पहले समझना चाहेंगे, मुकुल जी, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, एक बात तो साफ है कि बीजेपी में हार के कारणों का जो मंथन हुआ है, ये मंथन उन मुद्दों पर नहीं हुआ है जिन पर कि कहा जा रहा है कि हार, विपक्ष की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हार इसी मुद्दों पर हुआ है। लेकिन ये मंथन और ये समीक्षा तो दर्शा रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं खेमाबंदी
इसी को बहाना बनाकर की जा रही है और जो बगावती तेवर डिप्टी सीएम ने अपना लिए हैं, ये किसी न किसी राजनीतिक संरक्षण या फिर किसी की शह पर दिख रहा है। मुकुल जी, आपका क्या आकलन है? आखिर सीएम योगी क्या कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं? 2 दिन पहले तो हम ये समझ रहे थे कि अति आत्मविश्वास वाला जो स्टेटमेंट है वो विरोधियों के लिए है और वो मजबूत हो रहे हैं क्योंकि संघ का लगातार साथ मिल रहा है। देखिए नेहा जी, सभी दर्शकों और सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि हम लोगों ने पहले भी जब चुनाव के टाइम पे भी डिस्कशन किया था तो वो बयान आपको याद होगा जेपी नड्डा जी का, जो उन्होंने कहा था संघ को संघ की हमको जरूरत नहीं है। और उसके बाद 2 चरण के चुनाव जो पूर्वांचल और आसपास के थे इधर के, उन सब में बीजेपी को करारी शिकस्त मिली। इसमें अयोध्या भी शामिल है, बनारस में उनकी सीट भी शामिल है मोदी जी की। ये चीजें काफी नेगेटिव गई थी और इसमें बीजेपी वास्तव में पार्टी होता है और कोई भी पार्टी हो भी, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि संगठन सबके लिए पहले होता है, बाद में सरकार होती है, संगठन से ही सरकार बनती है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य आज से नहीं, 1990 के दशक से ये पहले बजरंग दल में थे और इनका दर्शकों को बता दें कि इनका इतिहास ऐसा नहीं है जैसे योगी आदित्यनाथ जी का है कि वो एक मठ में थे, वहां से उन्होंने एक जो उनके गुरुजी थे उन्होंने सत्ता संभाली और उसके बाद वो इलेक्शन लड़ गए और वहां से लगातार जीते जा रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य इससे बिल्कुल डिफरेंट है। वो 1990 के दशक में बजरंग दल से जुड़े, आरएसएस के संपर्क में आए और वीएचपी से जुड़ गए, विश्व हिंदू परिषद से। फिर उसके बाद 18 साल तक वो प्रचारक थे। 2002 में उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, वो भी बांदा से लड़ा था और मात्र 284 वोट पाए थे। उसके बाद फिर वो माफिया अतीक अहमद के खिलाफ उतरे 2007 में और 11,111 वोट पाए थे। वहां से उसके बाद उन्होंने जो उनका एक राजनीतिक अच्छा सफर शुरू हुआ कि जब वो 2012 में इलेक्शन लड़े और करीब विधायक बने और 57,000 वोट से उन्होंने लीड ली। फिर वो कभी उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं, क्योंकि जिस वर्ग से आते हैं बीजेपी को उसकी अच्छी खासी जरूरत थी। तो चीजों को, उस चीज को आप समझिए कि वो नीचे से जुड़े हुए आदमी है और वो जो 2017 में जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो वो उनके दिमाग में, और कोई भी कार्यकर्ता रहेगा वो ऊपर मतलब हमारे यहाँ जितने प्रवक्ता बैठे, कल इनको अगर टिकट ऑफर होगी और जो अक्सर होती भी है, तो सबकी अपनी एक चाहत होती है कि हम विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने। कोई यहाँ पे देखिए ऐसे नहीं आता कि हम खाली एक पोस्ट पे ही चिपके रहे। तो बट में से कि वो चीज उनके अंदर एक थी और जिस तरह से योगी जी का अपना एक कार्यशैली है और उनके ऊपर सबसे जो एक पॉजिटिव वो है कि इनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं। तो चीजों बस इनके पास दिक्कत यह है कि जैसे आज ही हुआ है घटनाक्रम, अफसरों जो आरोप लगे हैं उसका मैं प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं कि जैसे अधिकारियों ने एक आदेश बनाया कि सबकी अध्यापकों की ड्यूटी सब ऑनलाइन होगी और आपको इसके लिए पंच करना पड़ेगा, डिजिटल अटेंडेंस होगी। जी एग्जैक्टली। तो वो विरोध हुआ और आज वापस हो गया। उसके बाद यहाँ पे पंतनगर एक जगह है जहां पे भी बहुत बड़ा, इंडिया में भी पूरे सारे चैनलों ने दिया, काफी मकान तोड़े जाने थे। आप ये बताइए कि जब वहां पे पंतनगर में ज्यादातर लोग उत्तरांचल के रहते हैं, जहां से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आते हैं, और वहां पे धरना प्रदर्शन हुआ, बहुत हुआ और वहां पे 35 मीटर का एक मानक था जिसको अधिकारी 100 मीटर तक ले गए। और जब ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पता चली है, उन्होंने पूरा ये खत्म कर दिया, रुकवा दिया। तो आप ये बताइए कि आखिर मुख्यमंत्री को अंधेरे में रख कौन रहा है? अफसर रख रहे हैं। और ये चीजें जब बात में, और उसके बाद उन्होंने उसको जांच के आदेश दे दिए और किन अफसरों ने काम किया उसको भी चिन्हित करने को कहा है। तो कुल मिला के आज है, अगर आप जीतते हैं तो हर वक्त वाहवाही होती है, लेकिन जब आप लूज करते हैं एक सवाल और जोड़ना चाहती हूँ मुकुल जी, एक सवाल और। अगर बीजेपी हार के कारणों पर चिंतन मंथन कर रही है, उसकी समीक्षा के बाद ये फैसले जो है संभावित होने वाले हैं, तो अगर केशव प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर ही ये जो है योजना बनाई जा रही है या फिर इसकी आधार तलाशी जा रही है कि जो बड़ा फैसला हो तो वो किस तरह का होना चाहिए, क्या ये जो फेरबदल जिसकी हम संभावना लगा रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य खुद को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, ये हार को के बाद का जो बदलाव होगा, क्या जनता में इसका असर होगा?
क्योंकि ये सरकार का हिस्सा तो बने हुए हैं, सरकार के सभी फैसलों में क्या केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं माने जाएंगे और उनको डाउट ऑफ बेनिफिट कैसे दिया जा सकता है। और जो हार हुई है क्योंकि सीधे सीधे जो है दो खेमों की लड़ाई के रूप में तब्दील होती गई है, ये उस फूट को किस तरह से रोक पाएगा या उस पाट को खाई को कैसे पाट पाएगा, जिसकी कोशिश में केंद्रीय नेतृत्व लग रहा। 1 घंटे मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी के साथ भूपेंद्र चौधरी की। देखिए, मैं पहले भूपेंद्र चौधरी जी से शुरू करूंगा। भूपेंद्र चौधरी जी का 30 जून को कार्यकाल खत्म हो गया है जी। अब देखिए, नड्डा जी का भी खत्म है, उनका भी खत्म है, तो दोनों का जब खत्म है तो बट ऑब्वियस है कि पार्टी कोई नया प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेगी जी। तो इसके लिए भी इनको पहले भी आपको याद होगा कि इनको दिल्ली में रोका गया था जी। इलेक्शन के बाद इनको दिल्ली में पिछले महीने रोका गया था और रोकने के बाद इनके साथ मंत्रणा हुई थी, क्योंकि ये जिस वर्ग से आते हैं वहां से अगर प्रदेश अध्यक्ष बनता है या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, क्योंकि संगठन में इनका बहुत ये इनके साथ कुछ अच्छाइयां भी है। जी जी। केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ अच्छा खासा दरबार लगता है, वो मिलते हैं और मिलने के बाद तुरंत भले काम हो ना हो वो टेलीफोन उठा के जो आता है कार्यकर्ता उसको करने की कोशिश करते हैं जी। इनके साथ नेगेटिव क्या रहा? नेगेटिव ये अपना चुनाव खुद हार गए जी। तो जब अपना चुनाव खुद हार गए तो एक दाग लग गया और वो दाग ऐसा है कि वो मिटाए नहीं मिट रहा है और ये टीस सभी को और इनके विरोधी जो बीजेपी में ही है वो इसका अक्सर इनके ऊपर प्रहार करते हैं। ठीक है मुकुल क्योंकि अभी जी, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही समझ लेते हैं कि ये जो अटकलें हैं, बीजेपी इन अटकलों को या फिर दिल्ली में केशव प्रसाद जी का जेपी नड्डा से मिलना, 1 घंटे मुलाकात भूपेंद्र चौधरी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करना, उसके बाद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी लगभग 1 घंटे तक मुलाकात करना, ये सब क्या दर्शाता है? चेतन जी, क्या वाकई सिर्फ सीएम योगी जिम्मेदार हैं उत्तर प्रदेश में जो हार मिली है? अनम्यूट योरसेल्फ चेतन जी, अनम्यूट कर ले। चेतन जी अनम्यूट योरसेल्फ, हम नहीं सुन पा रहे हैं आपको। चेतन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। आ रही मेरी जी बात? अब आ रही है। जी जी जी। पहले मैं आप सबको नमन करता हूं और आपकी जितनी भी यहाँ पे डिस्कशन में बड़े ध्यान से सुन रहा था। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को सोचने का हक है और मीडिया को भी प्रश्न करने का हक है। तो आप सबकी जितनी भी जो आपका जो सोच विचार चल रहा है, मैं उसके ऊपर कोई शक नहीं करूंगा, मैं नमन ही करता हूं, क्योंकि नुक्ताची शौक से मेरे ऐप निकाल, जब ऐप निकल जाए तो हुनर बचता है। हमें तो आलोचना विरासत में मिली है, तो इसलिए हमें आपकी आलोचना हमारा हौसला बढ़ाती है, हमें गिराती नहीं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं चल रही, उसी तरह का बदलाव नहीं हो रहा। चिंतन मंथन चलता है हर जगह पे। अगर जीत का चिंतन मंथन होता है तो हार का भी चिंतन मंथन होता है जी। ठीक उसी पर होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतती है जी, तो लेकिन चेतन जी, उत्तर प्रदेश में कार्य समिति की बैठक होती है लेकिन राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक नहीं होती है। अगर हार पर ही मंथन करना हो तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में क्यों? जी, ऐसे नहीं है, ऐसे पंजाब में भी हुआ है, उत्तरांचल में भी हुआ है, हरियाणा में भी हुआ है। पार्टी के अपने अपने प्रोग्राम्स होते हैं। तो इस तरह की पहली बात मैं कह रहा हूँ ना, मैं आपकी सोच शक्ति पे, अपने विचारों पे मैं किसी तरह का कोई अंकुश नहीं लगाऊंगा। आपका हक है जी, आप कह सकते हैं, आलोचना भी कर सकते हैं, प्रश्न भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं कि किसको बदला जाए, कौन उदास बैठा है कौन नहीं बैठा। ये तो हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बनने से पहले भी नहीं था पता। जब एक रात पहले उनको फोन गया तभी उनको नहीं पता कि सुबह दिल्ली किस लिए बुलाया जा रहा है उनको जी। तो भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कल्चर है, हमारा अपना सिस्टम है, हर पार्टी का अपना होता है। हम किसी भी पार्टी की आलोचना इसलिए नहीं करते, वो उनका इंटरनल मसला है। हाँ, आप लोग अपने कयास लगा रहे हैं, आपके कयास का स्वागत है कि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कुछ भी नहीं चल रहा जो आप सोच रहे हैं। विराम देता हूं आपकी इस मैं वाणी के ऊपर कि आपके विचार हैं, वो आपके विचार सम्मानीय हैं, होने चाहिए, मैं रोक नहीं सकता। लेकिन क्या बीजेपी कह रही है कोई परिवर्तन नहीं आने जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार में, ना ही संगठन में? हाँ जी, उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में कोई बदलाव नहीं आने वाला है, क्योंकि इस तरह की जो अटकलें हैं वो मात्र अटकलें, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना ही यूपी बीजेपी में कोई परिवर्तन हम देखने वाले हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जी,
परिवर्तन हमेशा प्रगति का मार्ग होता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उस मुख्यमंत्री को बदल दें, उस लीडर को बदल दें, संगठन। ये बदलाव तो हर पार्टी में होते, किसमें नहीं होते जी, नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक चीज को मुद्दे नजर रखते हुए हम एक आलोचनात्मक टिप्पणियां करनी शुरू कर दें कि वो अच्छे हैं, वो बुरे हैं। संगठन है, लेकिन संगठन ढांचा है। चेतन जी एक सवाल और मैं समझ, क्या यूपी में हार का कारण, इस पर चिंतन मंथन हुआ है? किसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? एक बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते हम आपसे अपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि यूपी में हार की जिम्मेदारी, जवाबदेही कहां और किस पर तय की जा रही है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, हम लोग प्रधानमंत्री युग पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी, हम तो उनको युग पुरुष बोलते हैं क्योंकि एक युग जाना जा रहा है उनके नाम से। क्यों जाना जा रहा है? जैसे नेताजी मुलायम सिंह के नाम से उनका युग जाना जाता है, जैसे इंदिरा गांधी जी के नाम से जाना जाता है, इस तरह नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम से भी ये युग जाना जा रहा है। तो हमें इस तरह लगा कि जिस ढंग से हम लोगों ने अपनी राष्ट्रीय नीतियों को अलग अलग राज्यों में लाए हैं हम लोग, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। और कोई बात नहीं, कमियां होती हैं तो पता चलता है कि कमियों को दूर कैसे करना है। हम तो वो समय भी हमने देखा जब हम मात्र 2 सीटों पे हम विजयी हुए थे। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो चिंतन का हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी अपने ऊपर ही, समर्थ संगठन अपने ऊपर लेगा, व्यक्ति विशेष पे नहीं। क्योंकि इलेक्शन व्यक्ति विशेष नहीं लड़ता। कहने को आप कह सकते हो, लेकिन लड़ता संगठन है। कहीं ना तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी की है और संगठन की है और सरकार की भी है। किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे पर थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या एक इशारा जो मुकुल जी ने यहाँ पर रखा है, भूपेंद्र चौधरी के इस्तीफे को किस तरह से देखा जाना चाहिए, और क्या जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चर्चे हो रहे, अटकलें हो रहे, उनमें एक नाम भूपेंद्र चौधरी का भी है। इसे यूपी की सियासत से जोड़ना ठीक नहीं हो। कीर्ति निधि जी, यूपी की सियासत जो है वो इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि सीटों के लिहाज से कोई भी दल जो है इस पर अपना जो प्रभाव है वो कम नहीं होने देना चाहती। और एक बात जो मुकुल जी ने रखी है यहाँ पर भूपेंद्र चौधरी के बारे में, अगर मुकुल जी मैं सही समझ पा रही हूँ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए क्या उनके नाम की अटकलें जिस तरीके से चल रही हैं, अगर ये ऐसा हो जाता है यूपी की सियासत में एक बड़ा बदलाव और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह और जोश भी देखने को मिल सकता है। कीर्ति निधि जी, इस परिस्थिति में विपक्ष कैसे देखती है बीजेपी की सियासत को प्रदेश के लिहाज से? नेहा जी, जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जी, और 15 प्रमुख संगठन बनाने की बात करने वालों के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा गया लोकसभा का जी, और उन परिस्थितियों में जब 80 की 80 सीट जीतने की दावा भारतीय जनता पार्टी करती थी और जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 की पार्टी हो गई जी, और समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक नंबर 1 की पार्टी हो गई और देश में समाजवादी पार्टी नंबर 3 की पार्टी हो गई जी। तो भूपेंद्र चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है कि उनका क्या असर है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएं, कोई और जिम्मेदारी पा जाए, भारतीय जनता पार्टी का विषय है। मुकुल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अपनी समीक्षा में कह रहे थे कि केशव मौर्य ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा जब से राजनीति शुरू किया, लेकिन 22 के चुनाव में विधानसभा का चुनाव हार गए जी, और हमारी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ी। पल्लवी पटेल ने उनको शिकस्त दे दिया जी, और जिस तरीके से लगातार उनके विभाग में भ्रष्टाचार पे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन कीर्ति जी, जिस तरह की बीजेपी की सियासत रही है वो हारे हुए उम्मीदवार को भी कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया गया जो कि लोकसभा चुनाव हार गए थे, बड़ौली जी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सियासत है, ये चुनावी जीत हार से ज्यादा फर्क इन पर पड़ता नहीं है। इनकी रणनीति जो है अगर साधी जाती है उस परिवर्तन से तो वो फैसला ले लेते हैं। कीर्ति जी, ईशान जी क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? जी ठीक है कीर्ति जी, संक्षेप में, समय बहुत ही सीमित है। जी जी नेहा जी, हार और जीत से तो फर्क सबको पड़ता है जी। अगर हार और जीत से फर्क नहीं पड़ता तो भारतीय जनता पार्टी समीक्षा नहीं करती जी, और जौनपुर के उम्मीदवार हो चाहे फतेहपुर के उनके उम्मीदवार हो जी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, लगातार एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं।
ठीक है जी। कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे सवाल खड़ा हो रहा, कभी प्रदेश अध्यक्ष पे सवाल खड़ा हो रहा, कभी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पे सवाल खड़ा हो रहा। कीर्ति जी, ये सारे सवाल बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, हार और जीत का असर तो पड़ता है। ठीक है, हार और जीत का असर तो सबके ऊपर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, लेकिन बीजेपी की रणनीतियों पर नहीं पड़ता है, बीजेपी के फैसलों पर। पार्टी हारी है और बद्री विशाल में भी इंडिया ब्लास्ट चुनाव जीता। जी ईशान जी, ईशान जी, विपक्ष इसी बात से खुश हो रहा है कि बीजेपी में ये जो भी उठापटक चल रही है, इससे विपक्ष को उत्तर प्रदेश में बहुत फायदा होने वाला, खासकर आने वाले 10 सीटों के उपचुनाव में। ईशान जी। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी कभी फायदे नुकसान के लिए चुनाव नहीं लड़ती है। हम सिर्फ चुनाव लड़ते हैं जनता की बेहतरी के लिए, और वही हमने किया उत्तर प्रदेश में। हमने जनता की बेहतरी के, आम जनमानस के मुद्दे उठाए, और उसके बाद जनता ने हमको पसंद किया, इंडिया ब्लॉक को। तभी हम सबसे ऊपर हैं इस समय उत्तर प्रदेश में। और आइए, मेरे मित्र ने, साथी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के साथी ने 2 बातें बोली, उस पर मैं टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। उन्होंने बोला कि नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल है वो एक युग की तरह जाना जाएगा। हाँ, इंदिरा जी का युग जाना गया, शक्ति के लिए जाना गया, राजीव जी का जाना गया युग क्योंकि उन्होंने आईटी रेवोल्यूशन लेकर आए। लेकिन मोदी जी का जो युग है वो एक काले देश के लोकतांत्रिक इतिहास में काले युग की तरह जाना जाएगा जी। और दूसरी बात यह है कि अब इन्होंने बोला कि चुनाव जब लड़ा गया, जो हमारा संगठन है वही चुनाव लड़ा, अगर जीतता है तो भी वो जिम्मेदार है और हारता है तो वही जिम्मेदार है। लेकिन सत्य तो ये है कि पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जो चुनाव लड़ा गया वो मोदी की गारंटी पर लड़ा गया। जब पोस्टर लगते थे तो 10 पोस्टर में से 9 पोस्टर सिर्फ मोदी जी के होते थे। थोड़ा मैं सबके पास जाना चाहती हूँ, समय बहुत ही सीमित है जी। बस आखिरी 5 सेकेंड। उत्तर प्रदेश में अभी क्वार्टर फाइनल हुआ है, ये जो लोकसभा के चुनाव थे उसमें इंडिया ब्लॉक जीता। अभी सेमीफाइनल है, जब 10 सीटों पे उपचुनाव होंगे, उसमें हम भारतीय जनता पार्टी को हराने जा रहे हैं। और जब फाइनल होगा 2027 में, तो आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन की वहां पे सरकार बनेगी और योगी जी को हम सहसम्मान विदा करेंगे। ठीक है चेतन जी, क्या ये जो बदलाव जिसकी संभावना है, सभी प्रमुख मीडिया उस पर प्रसारित हो रही, संस्थानों पर प्रसारित हो रही है, ये महज अटकलें बीजेपी बता रही है, लेकिन क्या इन मुलाकातों के बाद जो कि दिल्ली में हुई है, पार्टी लीडरशिप के साथ हुई है, उपचुनाव पर ये सारी जो है कवायद रोक दी गई है कि इसके नतीजे जो आएंगे उसके बाद कोई बड़ा फैसला होगा, इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे संक्षेप में? फिर मैं मुकुल जी से आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगी जी। देखिए, ये तो संगठन का काम है, संगठन में चर्चाएं चलती रहती हैं और चर्चा की तो उसके ऊपर दोबारा नई नीतियां बनती हैं कि किस नीति को कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट करना है। मेरे कांग्रेस के मेरे भाई शांत त्यागी जी बात कर रहे थे, वो मोदी की गारंटी की बात कर रहे थे। जोशी जी, मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा बीजेपी ने, क्या इससे इनकार करेंगे? बात तो सुनिए, स्नेक एंड लैडर में ना 99 पे एक सांप होता है, जब वहां पे पहुंचता है तो फिर वो 3 पे या 13 पे या 9 पे आ जाता है जी। अरे सुनिए ना, ठीक है, बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल है जी। आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मोदी की गारंटी पर चुनाव लड़ा था। ठीक है कीर्ति जी, आपके लिए भी कीर्ति जी निवेदन है, जोशी जी को बात पूरी करने दें। स्पष्ट दर्शकों तक कुछ नहीं जा पाएगा। जोशी जी आप बात पूरी करें, मैं मुकुल जी के पास आखिरी टिप्पणी के लिए जी। मैं शब्दों पर शायद इसी आत्मविश्वास की बात कर रहे थे योगी। जोशी जी बात पूरी करें जी। मैं शब्दों को इसलिए जाया नहीं करता कि हमारे लिए एक और अवसर है 2029 में पुनः सरकार बनाने, हम उस पर काम कर रहे हैं जी। के लिए नहीं कामयाब होती, 240 पे कामयाब नहीं होती तो क्या? लेकिन जोशी जी 100 दिनों की रूपरेखा की बात हुई थी, उन 100 दिनों की रूपरेखा की रोड मैप का कुछ नहीं हुआ। ठीक है कीर्ति जी, निवेदन है, कीर्ति जी निवेदन है, 240 पर कीर्ति जी निवेदन है, नंबर 2 की पार्टी हो कीर्ति जी निवेदन है आपसे, हम दर्शकों तक कुछ भी नहीं पहुंचा पा रहे। कीर्ति जी निवेदन है आपसे, मुकुल जी से आखिरी टिप्पणी लेने दीजिए, मुकुल जी से आखिरी टिप्पणी लेने दीजिए, समय समाप्त हो रहा है। आप दोनों से ही मेरा निवेदन है। मुकुल जी, इस पूरी मैं यही बात करना हूं कि
सारा INDI मिलके भी भारतीय जनता पार्टी तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है मुकुल जी इस पूरे सियासी समीकरण को उत्तर प्रदेश की जनता के लिए आप कैसे देख रहे हैं? जो अखिलेश यादव ने आरोप लगाए हैं कि ये जो उठापटक सरकार में चल रही है इस वजह से जनता को काफी भुगतना पड़ रहा है। मुकुल जी से समझ लेने दीजिए। जनता सब देख रही है, मुकुल जी से समझ लेने होती है जी, और वो देख के ही निर्णय लेगी। और जहां तक सरकार की बात करें तो योगी जी के अभी हटने का मुझे नहीं लगता कोई कुछ भी बोले, इनको उपचुनाव तक तो बिल्कुल नहीं छुआ जाएगा। और जिस तरह से योगी जी के खिलाफ एक क्या वो इसलिए भी है क्योंकि आरएसएस योगी जी के साथ है? वो बिल्कुल पीछे वजह बहुत सारी हैं, उनके समर्थक भी हैं, उनके विरोधी भी हैं, दोनों अपनी जगह। लेकिन अभी उपचुनाव तक कुछ नहीं होने वाला। और ये जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, इन्होंने लोकसभा चुनाव के बाद से इन्होंने कोई मीटिंग में ये जाना छोड़ दिए। 14 तारीख को जब इनकी 14 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक हुई यहाँ पे लखनऊ में, उसके बाद से इन्होंने किसी भी बैठक में कोई इवन जो मुख्यमंत्री ने आयोजित की, ब्रिजेश पाठक भी नजर मुकुल जी ये तो नरेंद्र मोदी स्टाइल ही वर्किंग हुई ना, जो सीएम योगी का वर्किंग स्टाइल है, ये कहीं ना कहीं केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्किंग स्टाइल है। जोशी जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी जोशी जी। मैं यही आपके माध्यम से जितने भी सुन रहे हैं मेरे दोस्त और जितने भी लोग सुन रहे हैं, यही कहता हूं, ये चीजें पार्टी में संगठन में आती रहती हैं, मुलाकातें होती रहती, चर्चाएं होती रहती हैं, नीतियां बनती रहती हैं जी। कौन कहां पे पर जोशी जी दूसरी पार्टी में तो आप इसको गुटबाजी कहते हैं, इसको सिर्फ उटव्वल कहते हैं जी। केशव प्रसाद मौर्य जी अभी लखनऊ में मिले जेपी नड्डा साहब से, काफी देर चर्चा हुई होगी। समय समाप्त हो गया जी, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ मैं आप सभी का, समय समाप्त हो गया है। कीर्ति निधि जी बहुत बहुत धन्यवाद, ईशान जी आपका भी आभार, और चेतन मोहन जोशी जी आपका भी आभार। मुकुल त्रिपाठी ने भी समय निकाला, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी हो तो बेझिझक हमें लिखिए, अपना फीडबैक भेजिए, ईमेल भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।